तो फलक है, तू ही तेरा लक है, इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो, तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि ना मेरा ये ज़माना तेरा ना, मेरा ये ज़माना। नमस्ते, मैं नागपुर में रायसोनी इंस्टीट्यूट में आकर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। आज का विषय जो हमने चुना है कि यंग इंडियंस एंड देयर यंग एंड न्यू इंडिया, इसके बारे में वी हैव गैदर्ड सम इंट्रोडक्टरी थिंग्स। एक्चुअली जिस तरीके के इंडिया मैं चाहती हूँ वो ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो और गरीबी दूर हो। I want a big change in a judicial system. Like it should be secure to everyone. It should be a secure place for every woman to roam around. Even it's a 1 a.m. or 2 a.m. जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे किसान दिन पे दिन हम देखते हैं कि आत्महत्या करते जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कृषि को भी जो यूथ है वो एज अपना एम्प्लॉयमेंट देखे और वो इसमें जाए। आने वाले 10 सालों में मैं ऐसा भारत देखना चाहती हूँ जो इमोशंस के साथ नहीं चले, जो वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ में सच्चाइयों से रूबरू होते हुए आगे बढ़े। As soon as we work for the nation and not for ourselves, जो कि अभी इंडिया के almost every the youth or the old people उनकी mentality है कि they work for themselves first and then for the nation. So of course I would like to see that change in mentality. मेरे हिसाब से भारत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए और ज़्यादा रूल्स होने चाहिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए। सांप्रदायिक दंगे से मुक्त भारत हो और जहाँ लैंगिक समानता हो, जहाँ पुरुष और स्त्री में भेद ना हो। समझा आपने क्या आज का युवक चाहता है अपने देश से, अपने आप से। आई एम श्योर आप लोगों में से भी आपकी बहुत सी आकांक्षाएं होंगी, इच्छाएं होंगी कि आपका देश भारत कैसा हो, आज आप युवकों का भविष्य कैसा हो। आपके भी मन में बहुत से प्रश्न होंगे। आज हम उन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब आज़ादी हमको मिली 1947 में और हमने पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया, क्योंकि आज़ादी से लेकर के और उस समय तक हमें 2-2.5 वर्ष लगे अपना संविधान बनाने की और संविधान को पारित करने की समय लगा। जो एक दीदी फिल्म 1959 में रिलीज़ हुई, उसमें गाना है हमने सुना था एक है भारत। क्या समझते हैं वो जो कहते हैं कि आखिर में मास्टर जी ने कहा कि सदियों की ये भूख और जिल्लत जाते जाते जाएगी और एक दिन में ये कैसे जाएगी। सर मुझे लगता है हम आज भी वही हैं, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिप्रेजेंट होता है कि इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट यूथ के एजुकेटेड होने का भी नेशन को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सोच मेंटालिटी जो है अभी भी वही पुरानी है। सर हम यूथ को हमारे पेट से ज़्यादा है ना, हमारे अस्तित्व के लिए ज़्यादा लड़ाया जा रहा है। मतलब हम किस कम्युनिटी से और किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यह सब चीज़ें मायने कर रही है। तो गाने में एक और भी बात उसने कही, उस बच्चे ने पूछा अब तो देश में आज़ादी है, अब क्यों जनता फरियादी है। तो ये बड़ी, मुझे भी ये गाना देख करके बड़ा अचरज हुआ कि जो बातें जिस वक़्त आज़ादी के समय में थी वो आज भी ज्यों की त्यों हमारी तरफ मुंह बा के खड़े देख रही है। और यही एक कारण है, जितनी भी बातें उसमें देखने को हमें मिली उस समय भी थी और आज भी हैं, वही कारण है कि जो हमें और हमारे यूथ को, युवा को, देश को पीछे रखे हुए हैं, पिछड़ापन में लिए हुए हैं। हालांकि आज का विषय नहीं है, पर फिर भी इस पे मैं 1-2 मिनट लगाना चाहूँगा
कि जब अंग्रेज इस देश में आए तब आपके देश की जीडीपी और आपके देश का इंटरनेशनल ट्रेड में भागीदारी लगभग 1/4 थी, 23% टू 25%। और कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर भूखा नहीं था, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं था। ये पूरा रिकॉर्ड हमारे देश का नहीं, वर्ल्ड बैंक की जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास रिकॉर्ड आज के दिन भी है। लेकिन चलो माना कि ब्रिटिश लोगों ने तो अपना स्वार्थ साधा। उन्होंने हमारे यहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ थी उनको ख़त्म किया, यहाँ का रॉ मटेरियल बाहर भेजा, अपने देश में लेके गए, हमें फिनिश प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ा। जो हमारा ट्रेड सरप्लस होता था उस समय में, उसको भी उन्होंने इंग्लैंड में पैसे रखते चले गए। इस तरह से उन्होंने यहाँ का पूरा एक प्रकार से धन धान्य यहाँ से लेके अपने देशों में लेके गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब आज पिछले 70 वर्षों की बात के लिए तो हम उनको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, लेकिन इतनी आज़ादी के बाद भी वही बातें, वही चीज़ें चली आ रही हैं। मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम सब जिम्मेवार हैं। मैं ये नहीं कहता किसी अकेले पॉलिटिशियन को जिम्मेवार नहीं ठहराता, हम सब जवाबदार हैं, हम सब जिम्मेवार हैं, क्योंकि भ्रष्ट राजनीतिक को चुनते हैं तो भी हम ही चुनते हैं। और जिस समय सामंतवाद था, जब राजाओं का राज था, तब कहावत होती थी कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। लेकिन गणतंत्र में तो उल्टा हो गया, यथा प्रजा तथा राजा। हम ही जवाबदार हैं। और जो भ्रष्टाचार उस समय था वो चलता चला गया। इसके अलावा और भी बहुत सी गलतियां हुई, एक के बाद एक गलतियां हुई। लेकिन आज छोड़ें उन बातों को। आज आप युवा हैं, आप ये हॉल भी भरा है और इस देश में लगभग 40% से ज़्यादा आज के दिन आप लोग 24 साल की उम्र से कम के लोग हो। तो मैं समझता हूँ कि किसी को दोष देने की बजाय, किसी को जिम्मेवार ठहराने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ या हम क्या कर सकते हैं, मेरा समझ से आज उस पर विचार करना चाहिए। तो आप में से कौन बताएगा कि आप क्या करेंगे अपने लिए, अपने समाज के लिए? क्योंकि मैं तो जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग अपेक्षा करते हैं कि मुझे नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ यहाँ? अगर मैं ये प्रश्न पूछूं आपको कि आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, इतना अपने माता पिता का पैसा खर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपना समय लगा रहे हो, तो 70% 80% लोग ये कहेंगे कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ या नौकरी करना चाहती हूँ। और सरकारी नौकरी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और फिर कहेंगे कि सर सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है और ये है और वो है, वही फिर लड़ाई में घुस जाएंगे, फिर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। पर मैं क्या कर सकता हूँ खुद के लिए, ये आप बताइए। यहाँ से पास आउट होकर आप अपने लिए क्या करेंगे? पहले जो प्रॉब्लम्स अपने सराउंडिंग चल रहे हो, मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 प्रॉब्लम्स मिले, जैसे कि पहला हो रहा है ये स्मोकिंग का, उस पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाए जिससे कि उनका मतलब उनकी हैबिट धीरे धीरे कम हो, सिगरेट पीने की, स्मोक करने की आदत छूटे। यस, वेरी गुड। जैसा सर आपने कहा कि जो भी भारत की अगर पूरी प्रतिशत में देखा जाए तो 40% यूथ ज़्यादा है। तो मैं ये चाहूँगा सर कि मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूट हो कि जितने भी यूथ हो, अभी 40% अगर यूथ है तो उनकी डेवलपमेंट पे काम किया जाए। अगर यूथ बढ़ेगा तो ये इंडिया बढ़ेगा। सर इन नागपुर मैं एक सोशल ग्रुप चलाता हूँ जिसका नाम यूथ मूवमेंट है, जिसके उसको आगे बढ़ाएंगे। यस सर, उनको आगे बढ़ाएंगे, यूथ से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरा विजन ये है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं खुद का एक NGO स्टार्ट करूँगा जो
अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, अंडर प्रिविलेज लोगों को जो सड़क पर रहते हैं या जिनको ABCD से लेके 1 2 3 कुछ भी नहीं पता, उनको सर एजुकेशन इम्पार्ट करूँगा, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्टीट्यूट ऑफ मनी एजुकेशन एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मैंने अभी शुरुआत की है। उसमें मैं इकोनॉमिकल लिटरेसी यानी अर्थ साक्षरता, ये सब्जेक्ट में पिछले 3-4 साल से उस पर बहुत काम किया मैंने। जो यूथ है, किसको सिखाते हैं इकोनॉमिक लिटरेसी? हर एक कैटेगरी के लोग आते हैं और उसमें जो इंटरप्रेनर बनना चाहते हैं या अपना खुद का बिजनेस बनना चाहते हैं, करना चाहते हो, चाहे जॉब करने वाले भी कुछ लोग आते हैं इसमें। और ये सिखाते हो कि हम कैसे अमीर बने और उसके साथ अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपने अंदर क्या है, हर एक के अंदर एक इंटरप्रेनर छुपा हुआ है, तो उसको कैसे बाहर निकाले। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हम लोग कृषि विधान देश है, तो फार्मर्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, फार्मर्स की डेथ हो रही है। सो आई एम एड्रेसिंग दोज टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वर्किंग विद NGO नेम्ड रेनोवाटियो, जो हम लोग पूरे कॉलेजेस में हर क्लासरूम में ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं विच हेल्प्स यू इवॉल्व एंड एनलाइटन योर फ्यूचर। सो वो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद टेक्निकल फील्ड, इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विद एनीथिंग दैट इज टॉट इन स्कूल। आपको सबको क्या लगता है कि कोई ना कोई NGO बनाना या NGO में काम करना आवश्यक है? आप क्या अकेले हम नहीं कर सकते? नो सर, नॉट नेसेसरी। ज़रूरी है कि बस एक NGO बन के या गवर्निंग बॉडी बन के हम कोई चीज़ को चेंज लाए, बट हम अगर खुद को ही अगर एक सर्कल है, एक फ्रेंड सर्कल बनाए जिसके अंदर हम सेम टॉपिक शेयर कर रहे हैं और बाद में उसे एक पिटिशन के थ्रू, जैसे। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात कही कि यू कैन मेक ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यू कैन स्टार्ट डूइंग सम एक्टिविटी, यू कैन मेक ए डिफरेंस। एक तो हम लोगों को, मतलब मुझे खुद करप्शन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं इस हॉल के बाहर निकलूँगा तो मैं करप्शन को सपोर्ट नहीं करूँगा, जो भी गलत हो रहा है उसके लिए खुद से स्टैंड लूँगा। और मतलब लेकिन मैं एक बताऊँगा आपको, एक राय दूँगा, करप्शन के अगेंस्ट स्टैंड लेना बड़ी अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन इकट्ठे मिलके लीजिए, कुछ एक ग्रुप बनाइए तब लीजिए, नहीं तो ये करप्शन का जो जानवर है ये इतना गहरा और बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है, अगर अकेले आप करेंगे तो ये आपको खा जाएगा, आपको दबा देगा, कुचल देगा। इसलिए ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के कहीं करप्शन दिखे उस आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़िए। सर, मैं रेप करने वालों की सज़ा में और स्ट्रिक्ट लाना चाहूँगी। आप क्या सज़ा देना चाहेंगे? ये तो कानून बनाना तो सरकार का काम हो गया। सर, पर जिस तरह अदर जितने भी देश है उन सब में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया के मुकाबले में, जो भी कानून है रेप करने वालों के। ठीक है, पर एक इसको दूसरे तरीके से भी सोचिएगा कि यदि आप अपने कुछ 10-15 लड़कियां, महिलाएं इकट्ठी हो जाएं, आप 10 लड़कियां अगर यहाँ इकट्ठी हो जाएं और नागपुर के अंदर एक ऐसा प्रचार करें मिलजुल के कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, कोई आदमी रेप कर नहीं सकता, औरत कमज़ोर नहीं है, औरत बड़ी सशक्त है, और हम मिलजुल करके जो भी कोई ऐसा नीच कर्म करेगा उसको करने ही नहीं देंगे। ये ताकत लाइए, महिलाओं के अंदर ये ताकत आनी चाहिए, और ताकत है आप लोगों में। और यहाँ मुझे आज खुशी है कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा गर्ल्स बैठी हैं। आपके अंदर जितनी ताकत है आदमियों में ताकत नहीं है। वो किसी आदमी को देखा 9 महीने बच्चा पेट में पैदा कर रख सकता है क्या? इतनी पीड़ा, इतना तकलीफ, वो सहन शक्ति जब स्त्री में है और पावर भी है आपके अंदर, उसको पहचानिए, उसको जागरूक करिए। ये आपको प्रार्थना करूंगा। देखिए, इसी प्रकार से आज मेरे बीच में मैं आपको मिलाने के लिए लाया हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे साथ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे। ये आर्मी से रिटायर हो चुकी हैं और देखिए क्या क्या काम करती हैं। आप वेलकम करिए शिवाली देशपांडे जी को। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि आपने जो आप कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कब शुरू किया, किससे प्रेरणा मिली और क्या कर रही हैं आज के दिन? मैं
भारतीय वायुसेना में थी। 97 में मैंने कमीशन पाया भारतीय वायुसेना में। मैं एयर ट्रैफिक और फाइटर कंट्रोलर इस ब्रांच में थी, क्योंकि वो बहुत पहले से साल थे जब महिलाओं को भारतीय सेनाओं में लेना शुरू किया था। तो मेरा जो कमीशन था वो शॉर्ट सर्विस कमीशन था। मैं 5 साल तक ही एयरफोर्स में थी। उसके बाद मैंने अपने पिताजी को उनके काम में ज्वाइन किया था। मेरे पिताजी कर्नल सुनील देखिए, इनके पिताजी की इस कहानी सुनिए। जो लोग खासकर घर में बैठे हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने केवल एक प्रहार फिल्म देखी, नाना पाटेकर का उसमें एक सर्विसमैन का रोल देखा और उससे प्रेरित होकर के उन्होंने प्रहार समाज जागृति संस्थान बनाया। और क्या बनाया उस फिल्म में भी, अगर आपको किसी को याद हो तो, एक सैनिक जब कमीशन पा के घर आता है, वापस गांव में वापस आता है, तो देखता है कि समाज के अंदर अलग अलग तरह के ईविल्स, बुराइयां, तकलीफ़ें, करप्शन सब घुसा हुआ है। और एक वो सैनिक किस प्रकार से अपने गांव को, अपने इस देश को ठीक करने का प्रयास करता है, वही काम इनके पिताजी ने शुरू किया और शिवाली जी ने उस काम को आगे बढ़ाया। आज ये और इनकी माँ निस्वार्थ इस काम को कर रही हैं। और मुझे बताया गया कि क्या 50,000 के करीब आप युवकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? जी बिल्कुल। हम हर साल बच्चों के शिविर लगाते हैं हमारे कैंप साइट में, जहाँ पर हमने मिलिट्री के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो ऑब्स्टिकल्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। वहाँ पर हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप अगर ऑन ग्राउंड ऑब्स्टिकल्स अगर पार कर सके, हर्डल्स अगर आप पार कर सके, तो आपकी ऐसी मानसिकता बन जाती है कि ज़िंदगी में आपको अगर ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो आप उन्हें भी बहुत आसानी से पार कर जाएंगे। वेरी गुड। और हमारी संस्था का यही विचार है कि दुर्गुणों का हनन, सुख शांति का आगमन, अनुशासित साहसी जीवन, सचेत समाज का गठन, नैतिक मूल्यों का पालन, बंधुभाव का आचरण, राष्ट्रभक्ति का चिंतन, हम सब हिंदुस्तानी करेंगे जागरण। वेरी गुड। आपको 1993 में रिपब्लिक डे परेड में आपको सम्मानित किया गया जी। कैसा कैसा लगा उस समय आपको? तब तो बहुत आप एकदम युवा और उस एज की होंगी। जी जी। हाँ। मैं नेशनल कैडेट कोर एनसीसी में थी और तब मैं चुनी गई थी उस साल 1993 में हमारे देश की सर्वोत्कृष्ट महिला सीनियर विंग की कैडेट। और तब मुझे प्रधानमंत्री जी तब के आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव, इनके हाथों मुझे पुरस्कार मिला था। तब जो फीलिंग आई थी वो ऐसी थी कि मैं पूरे देश की युवाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और तब सपने बहुत थे आँखों में। तब क्योंकि महिलाओं को लेना हमारी सेनाओं में शुरू नहीं किया गया था, मेरा जो ज़िंदगी का मकसद था वो था आईपीएस ऑफिसर बनने का। क्योंकि बचपन से मैं मेरे पिताजी के साथ रही हूँ, उनको मिलिट्री में देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझ में एक रिबेलियस एटीट्यूड था कि मैंने कुछ हट के और कुछ अलग करके दिखाना। लेकिन आपको क्या लगता नहीं कि आज समाज में, देश में जब आप देखते हैं कि कितना स्वार्थ, कितना स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या? गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन हम भी हमारी संस्था के द्वारा वही काम कर रहे हैं कि हम भी हमारी नई पीढ़ी को हम अनुशासित बना रहे हैं, उनमें हम उनको निर्भय बना रहे हैं, उनमें भारतीय जीवन मूल्य हम डालने की कोशिश करते हैं अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा, और राष्ट्रभक्ति उनमें डालने की कोशिश करते हैं। इन सारे कार्यों के द्वारा हम अपनी देश की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का काम करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये जो हर साल आप लगभग कितने युवाओं को प्रेरित करती हैं इस माध्यम से? सर, हम हमारे जो शिविर लेते हैं, हमारे हर साल शिविर में करीब 1000 से 2000 बच्चे ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलते हैं। हमारे ये जो शिविर होते हैं वो 1 दिन का होता है, 7 दिनों के होते हैं, 3 दिनों के होते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, इस प्रहार संस्था को आप देश के और कोनों में भी उसकी ब्रांचेस खोलिए। बिल्कुल। और आपकी सोच के जैसे लोग और बहुत मिल जाएंगे। इससे ये आप हज़ारों में नहीं, लाखों युवाओं को ये प्रेरित कर सकेंगे, क्योंकि समस्या हमारे सामने बड़ी है दोस्तों, समस्या छोटी नहीं है। तो बहुत अच्छा होगा आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये हमारी फाउंडेशन की ओर से एक छोटा सा ट्रॉफी है। शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर देगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा that a brave, a frank, a clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which future of a nation can be built. यानी एक बहादुर, निर्भीक, सच्चे मन वाला, हिम्मती तथा महत्वाकांक्षी युवा ही किसी देश की सशक्त नींव की ईंट बन सकता है। आपको ज़रूर कुछ ऐसे लोग अपने आसपास देखने को मिलते होंगे। किसी एक का नाम आप में से कोई लेके दे सकेगा? आपके आसपास कोई आपको ऐसा लगता हो जो इस परिभाषा में पूरा उतरता हो? क्या होगा इस देश का भविष्य? कोई तो आपको आसपास दिखता होगा ऐसा कि नहीं? यही बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसको कैसे बनाया जाए, कैसे जो आज इस इतने बड़े हॉल में हम एक भी आदमी को नहीं गिन सके, ये इसके भी कारण हैं। जो कारण हम जिस बात को लेके कार्यक्रम शुरू किया था कि आपस में भेदभाव, आपस में लड़ाई, आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, अपने गलती को स्वीकार नहीं करके बाहर दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ लादना, और सबसे बड़ी बात जो हमारे राजनेताओं ने हमारे साथ गलत की, जिसको हम गलत नहीं मानते हैं, आज भी देश गलत नहीं मानता है, और जिसका परिणाम है कि आज हमारे पास एक भी ऐसा आदमी आज हम नाम नहीं ले सके। उसका सबसे बड़ा कारण क्या? एक सिंगल कारण है सर, एक ही बात है जो इस पूरे पॉलिटिक्स को ख़राब करती है कि सबको बड़ा बनना है और सबको मशहूर होना है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं जितने भी पॉलिटिक्स पर्सन को देखता हूँ, सभी को बड़ा बनना है और सभी को मशहूर होना है। किसी को ये नहीं देखना, कोई ये नहीं देख रहा है कि आगे वाली बच्ची मर रही है, आगे वाली पार्टी भी उसको पॉलिटिक्स बना रही है। तो मेरा आज का आपको सबको एक यही मैसेज है, जब मैं कहता हूँ कि बहादुर, निर्भीक, सच्चे मन वाला, हिम्मत वाला और महत्वाकांक्षी युवा यदि मन बना ले, यदि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, तो मेरी समझ से कोई भी व्यक्ति इस देश को कमज़ोर नहीं बना सकता। जैसा कि आपने कहा, वो लोग बना रहे हैं, स्वार्थ के लिए बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है आज के दिन, और आज पहले से और भी ज़्यादा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा इसमें, मैं क्यों जेल जाऊं, मैं क्यों कोड़े खाऊं, मैं क्यों अपने परिवार से अलग हूं, मैं क्यों फांसी चढ़ूं। उन्होंने नहीं पूछा। लेकिन आज हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हम पूछते हैं मेरा क्या, मुझे इसमें क्या मिलेगा। ये जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम एक दूसरे को दोषी ठहराते रहेंगे, कुछ हल नहीं निकलेगा। और मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप युवा अगर इकट्ठे होंगे इस देश के, तो इसमें बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। और हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिनके साथ प्रेरित होकर आप ये काम को कर सकते हैं। मेरे बीच में है एक चेंज मेकर, आपके बीच के ही राम जी इंगोले, ये फाउंडर हैं विमला आश्रम के, और इनके ये क्या क्या काम करते हैं लोगों के लिए, इंक्लूडिंग बच्चे, गरीब बच्चों के साथ काम करते हैं और इंक्लूडिंग सेक्स वर्कर्स के साथ भी काम करते हैं। लेट्स वेलकम श्री राम इंगोले जी। आप बताइए किस प्रकार की कठिनाई अब आ रही है? शुरू में तो बहुत कठिनाई आई होंगी, अब किस प्रकार की कठिनाइयाँ तो आते ही रहती है, और अभी भी कठिनाइयाँ हैं, पहले भी थी। अभी की जो कठिनाइयाँ है वो अलग तरीके की है। आज कठिनाइयाँ सरकार की ओर से आ रही। अब सरकार की ओर से आने ऐसा कि जब एक सपना देखा था कि
कि ऐसे बच्चों को उस माहौल से उठा के उन्हें भी पढ़ा लिखा के इस सभ्य समाज में लाके खड़ा कर दूंगा। और वो काम को जब शुरू किया उसमें तो यशस्वी हुआ। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उन बच्चों को लेके जो सपने देखे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, पढ़ के समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए, वो तो हुआ। और उसमें से इस मंच पे बताने में मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उसमें से कुछ बच्चियाँ इस कॉलेज की स्टूडेंट रही और वो यहाँ से इंजीनियर बनी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो सिलसिला चलते रहा, बहुत कठिनाइयाँ आते गई, वो चली भी गई। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए देखिए इनकी बात से आज अभी उनकी आंखें नम हैं बताते हुए, पर फिर भी हिम्मत और हौसला, ये कठिनाइयाँ पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी होंगी, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूकूंगा नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपकी। आप में से कोई प्रश्न? इंगोले जी से मेरा यह प्रश्न है कि सर आपने बोला कि कठिनाइयाँ हैं, थी और आती भी रहेंगी, पर मैं यहाँ पे ज़्यादातर युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ बीइंग एज अ फैकल्टी कि सर उसका उन कठिनाइयों से लड़ने का मूल मंत्र आपके पास क्या है? आपकी उस समय क्या सोच आती है जो आप वो कठिनाइयों को दरकिनार कर देते हैं, किनारा कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि उन लड़ाइयों, उन कठिनाइयों से दूर करने का क्या मूल मंत्र है आपके पास? मैं तो सबसे पहले ये मानता हूँ कि मैंने जिस काम को शुरू किया वो मेरी अंतर्मन से शुरू किया, मतलब वो मेरी इच्छा थी। आपकी अपनी इच्छा से? मेरी अपनी इच्छा से शुरू किया और मेरी अपनी इच्छा थी। तो मैं हमेशा मानता हूँ, मेरे साथियों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी आदमी हूँ। क्यों कि मैं सबसे ज़्यादा महत्व मेरे इच्छाओं को देता हूँ। और इन इच्छाओं में मेरे मन में वो इच्छा आई कि इन बच्चों को भी कल मेरे समाज में आके खड़े रहने की वो हो। और उस इच्छा को मैंने सपनों में देखना शुरू किया और जब मुझे सपने देखे तो मैंने उसको प्रत्यक्ष में लाने के लिए कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अंतर्मन से अगर कोई इच्छा आती है और उसके पीछे हम लोग पूरे दिलो जान से लगते हैं, कंटिन्यूस चिंतन करते हैं, तो आप ही आप रास्ते मिलते हैं और मुझे मिलते गए। तो मुझे इस मुकाम पे जाने के लिए जो मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मेरे बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, मेरे बच्चे वैसे ही होने चाहिए, और उसके लिए मैं लगा रहा। और उस समय मैं जब पूरी 100% रात दिन वही सोचते रहा तो मुझे रास्ते मिल गए। और मैं तो उन्होंने ये कहा कि इस कदर तक इन्होंने उसको अपनाया कि उसको अपना स्वार्थ मान लिया। ये कहा कि ये मेरा अपना काम है, मेरा अपना स्वार्थ है, और उसको सोचा, उसी को पिया, उसी को खाया, उसी पे जागा, उसी पे 24 घंटा काम किया, तो रास्ते खुद बनते चले गए। आप जो काम कर रहे हो सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इसमें आपको जो फंड्स मिलते हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं, और जो आप जिस कठिनाइयों से ये काम कर रहे हो उसमें भी आपने काम बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है, जो कॉलेजेस होते हैं, उनको फंड्स बहुत ज़्यादा आता है, उनके पास सारी चीज़ें होती है, तभी भी वो उतना अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकोगे सर? वो नहीं कर पाते, ये तो उसके लिए मैंने आज तक कभी नहीं सोचा कि वो क्यों नहीं कर पाते। ये इस देश का सिस्टम बहुत ही विचित्र है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, और मैं कोई विचारवंत भी नहीं हूँ, कभी मैंने वो साइड में सोचा भी नहीं। देखिए, ये इससे भी शिक्षा लीजिए। इन्होंने कहा देखिए, जो मेरा काम नहीं है, जिसके अंदर मैं दखल नहीं दे सकता, उसको सोच के क्या फ़ायदा। केवल और केवल मैं उसका बुराई करूंगा, ये कहूंगा 10 लोगों में, अरे देखो हमारा सिस्टम खराब है, अरे देखो ये हो रहा है, अरे इतना हो रहा है, उससे क्या लाभ है? कुछ मिलेगा नहीं। हाँ? मैं आपको यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। हाँ। और मुझे वो बताते वक्त बहुत खुशी भी होगी कि जैसे आपने कहा कि संघर्ष में से शुरू किया, सही बात है, किया। वो इतना संघर्ष रहा कि सबसे पहले जब मेरे दिमाग में ये आया और मैंने इस काम को शुरू किया, तो सबसे पहले मेरे माँ बाप ने मेरे को घर के बाहर कर दिया, सारे रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने भगा दिया, और मैं अपने बच्चों को लेके और कहीं रहने लगा। लेकिन आप सबको बताने के लिए मेरे पास खास कि उस विचार को सपोर्ट करने वाले भी धीरे धीरे आज इतने ज़्यादा हो गए कि अभी मुझे पैसों की कमी नहीं पड़ती।
वेरी गुड। जब भी आपने बोला था सच्चाई के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, सच्चाई के साथ लोग सहयोग करना चाहते हैं। हर एक के मन में है कि मैं कुछ करूं, लेकिन दिशा नहीं मिल पाती है। तो यही एक कारण है मेरा ख्याल से। पर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और एक हमारे सच फाउंडेशन की ओर से एक छोटी सी ट्रॉफी की भेंट। तो दोस्तों आइए अब इस समय को ना गंवाएं, हिम्मत से, उत्साह से आगे बढ़ें। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अकेला होते हुए, अकेली होते हुए बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये भावना रखिए, आपको खुद को भी संतुष्टि मिलेगी, जैसे राम बाबू को मिली। इनको जब ये करने निकले तो घर के लोगों ने भगा दिया, बाहर कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। इसी तरह की बातें आपसे भी होंगी। आप अपने मन पर भरोसा रख के इस बात को लेके आगे बढ़िए। अपने आप पर भरोसा रखना भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।